एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीएसएस की एक और केस स्टडीज़ शर्मीन उमैद चुनॉय पे। तो शर्मीन उमैद चुनॉय का रिगार्डिंग जो क्वेश्चन था वो रिलेटेड सवाल आया था 2018 में भी इनडायरेक्टली उसको अप्रोच किया गया था और 2020 के अंदर तो डायरेक्टली सवाल आया था उनकी जो दो ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्रीज है उसके ऊपर। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हूएवर इज़ वाचिंग माय वीडियो, आई एडवाइज़ यू, और मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड भी कर दूँगी। आप सबसे पहले तो जो 2 मूवीज़ हैं जिन पे शर्मीन वाचुनॉय को ऑस्कर मिला था, वो सॉरी जो 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जिस पे उनको ऑस्कर मिला था, आई वुड सजेस्ट कि गो टू द यूट्यूब एंड वॉच दीज़ डॉक्यूमेंट्रीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? एक गर्ल इन द रिवर एंड द सेकंड वन इज़ सेविंग फेस। क्योंकि हमने यूजुअली जो क्रिटिसिज्म देखा है इवेंट के इसको लेकर नॉर्मल, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम के लिए, अब हम तो ये वीडियो बना रहे हैं सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख के लगेंगे, वी विल नॉट बी जजमेंटल अपॉन के क्या सही था क्या गलत था, इट वाज इट करेक्ट टू गिव हर द ऑस्कर और नॉट। इस डिबेट में हमें नहीं पढ़ना, हमें ये देखना है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कह रहे हैं। अच्छा, नॉर्मली हम सब इसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और हमारी जो अप्रोच है वो इसी सोसाइटी के सराउंडिंग से लोगों से मिल के बनी होती है। तो वी माइट थिंक कि जो एक नॉर्मल अप्रोच चल रही है हम उसी को कहीं ना कहीं वो हमारे साथ इंस्टिगेट हो जाती है। और जब हमें वो चीज़ पढ़ने के लिए मिलती है तो हम जब अटेम्प्ट करते हैं तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं बायसनेस आ जाती है। इफ़ आई एम अ कैपिटलिस्ट पर्सन तो मैं जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगी तो मैं प्रो कैपिटलिज्म जाऊँगी, ठीक है? फिर मैं उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करूँगी एक्स्ट्रा। एंड इफ़ आई एम अ मार्क्सिस्ट तो मैं हमेशा हर चीज़ को मार्क्सिज्म के साथ या कैपिटलिज्म के साथ इंटर रिलेट करके उसको अज्यूम करूँगी। इसी तरीके से जब हम पाकिस्तानी अवाम स्पेसिफ़िकली जो हमें सोसाइटी से टैबूज़ बने हुए, मिथ्स बनी हुई मिलती हैं और हम किसी ऐसी चीज़ को जो थोड़ी-सी भी वेस्टर्नाइज़ हो जाए या थोड़ी-सी भी ऐसी हो, हम उसको समझने पे आते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा र्यूमर होता है, जो एक नॉर्मल मिथ क्रिएटेड होती है, हम उसको दिमाग में कॉम्प्रिहेंड करके और फिर हम आगे चलते हैं। जैसे कि रूमी का था, इफ़ यू वांट टू लर्न यू इनिशियली हैज़ टू लर्न हाउ टू अनलर्न द प्रीवियस नॉलेज। तो अभी जो हमारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इनेटेड है हमारे अंदर वो हम निकाल नहीं पाते, ठीक है? तो इसलिए इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप जस्टिफाई करें उसको, अनबाइस्ड ओपिनियन के साथ चेक करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेक करें, उसके बाद आप अपना ओपिनियन जनरेट करें। क्योंकि सीएसएस के पेपर में आपको या कोई भी आप देख लें जहाँ पे आपने चीज़ों को इवेल्युएट करना है, वहाँ पे एक थीसिस स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा और थीसिस स्टेटमेंट में आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, लाइक यू कैन गो टू द प्रो ऑफ इट और द आर यू कैन निगेट इट सिंपली। तो आपको मैं एडवाइस इसलिए कर रही हूँ कि यूट्यूब पे जाएं, दोनों वीडियोस उठा के देखें। अच्छा, जब आप इन दोनों वीडियोस को देखेंगे तो आपके पास इस सवाल का जवाब आएगा जो नॉर्मली पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि शर्मीन उबैद चुनॉय की जो डॉक्यूमेंट्रीज़ थी उसमें ऐसा क्या था कि उसको ऑस्कर मिला। नंबर 1 ये, और आपको उसका क्वालिटी ऑफ वर्क और वो पता चलेगा, यू यू वुड गेट द रीज़न बिहाइंड दैट ऑस्कर। नंबर 1 ये एक चीज़ क्लियर हो जाएगी आपके ऊपर। और नंबर 2 ये चीज़ है कि हम जब भी अप्रिसिएशन की बात आती है तो हमने एक जर्नलिस्ट सी बात बना ली है कि उसने शमीन उबैद चुनॉय ने ये वीडियोस बना के इंटरनेशनल मीडिया को दिखाई और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम ख़राब करने की कोशिश की कि यहाँ पे ऐसे अटैक्स हो रहे हैं, ऑनर किलिंग हो रही है, वेमेन के रिगार्डेड रिलेटेड इश्यूज़ हैं। तो हम लोगों को नॉर्मली ये बात बुरी लगी कि उसने पाकिस्तान का रॉन्ग इमेज जनरेट किया इंटरनेशनल वर्ल्ड में। हालांकि हमें दूसरी तरफ ये देखना चाहिए कि बनिस्बत हम अपने यहाँ पड़े हुए कचरे की सफाई करें और इन सारे सोशल इवल्स को सोसाइटी में से निकालें। बट इसके अगेंस्ट हम ये चाह रहे हैं कि सफाई नहीं होगी पर उसके ऊपर चादर डाल के ये बताया जाए कि हाँ सब कुछ साफ़ सुथरा है। देखिए, अगर तो अब
एटलीस्ट उसके ये करने से। और फिर दूसरा सवाल ये कि उसके ये करने से क्या हुआ? उसके ये करने से पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हुई। उसके ये करने से पाकिस्तान के अंदर नए लॉ इंट्रोड्यूस हुए जो कि प्रिवेंट करते थे ऑनर किलिंग को और एसिड अटैक्स को। तो अभी थोड़ा-सा हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि शर्मीन उमैद चनोय का क्या बैकग्राउंड था, इनकी एजुकेशन क्या थी और किस तरीके से वर्क इन्होंने स्टार्ट किया। बेसिकली इनकी एजुकेशन जो दोनों डिग्रीज़ हैं, इनके पास 2 मास्टर्स डिग्रीज़ हैं, एक इंटरनेशनल पॉलिसी में और दूसरा कम्युनिकेशन में, और दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हैं। अच्छा, इसके बाद इन्होंने 30 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज़, 13 डॉक्यूमेंट्रीज़ और कुछ 20 मूवीज़, और जिस तरह से इनकी 30 प्लस जो है वो वीडियोज़ बनती हैं। तो इस तरीके से इनकी अच्छी खासी वीडियोस बनती हैं जो कि आप देखेंगे। इनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ CNN, BBC ने भी सपोर्ट की। इसके अलावा डिस्कवरी टाइम्स ने, चैनल 4 ने, ABC ऑस्ट्रेलिया ने, इवन अल जज़ीरा ने भी इनके काम को सपोर्ट किया और इनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ को उन्होंने अपने चैनल्स के ऊपर चलाया। तो ये तो इनकी आपको वर्क की अहमियत पता चलती है। इवन कि इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में भी काम किया एज अ रिपोर्टर एंड अ प्रोड्यूसर। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स में। अच्छा, उसके बाद शी वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने अमेरिका का एज ए नॉन अमेरिकन प्रेस्टीज लिविंगस्टन अवार्ड विन किया, एंड शी वाज बिलो 35 एज। तो ये पाकिस्तान के लिए एक प्राउड है। और आई वुड से कि पाकिस्तानी कौम को थोड़ा सा ना, मतलब हमारा ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें जिस चीज़ पे प्राउड लेना चाहिए, उस चीज़ पे प्राउड लेने के बजाय हम उसे डिसओन कर देते हैं। ये नोबेल प्राइज़ से लेकर ऑस्कर तक यही होता आ रहा है। अच्छा जी, अब जहाँ तक हम इनकी डॉक्यूमेंट्री पे आएँगे, तो डॉक्यूमेंट्री की थोड़ा-सा बैकग्राउंड देख लिया हमने कि उन्होंने 2 डिग्रियाँ उधर से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से की, और उसके बाद काफ़ी सारी अनगिनत। अच्छा, जो इनके सोशल इविल्स पे इन्होंने सोशल इश्यूज़ के ऊपर वीडियोज़ बनाई हैं, वो सिर्फ़ पाकिस्तानी नहीं हैं। और भी कंट्रीज़ में जहाँ पे रिफ्यूजीज़ अफ़गानिस्तान से रिलेटेड, इसके अलावा जहाँ पे भी रिफ्यूजीज़ के इश्यूज़ हैं, इन्होंने उसको हाइलाइट किया। अच्छा, उसके अलावा जब ये मूवी बनाई गई, आपकी ऑस्कर विनिंग, जो इनको फर्स्ट ऑस्कर मिला था 2012 में, किसके ऊपर? सेविंग फेस पे। सेविंग फेस थी एसिड अटैक पे। जितनी भी सर्वाइवर लेडीज़ हैं एसिड अटैक की, उसको रिलेट करके किया गया था। अब पाकिस्तान के अंदर जो एसिड अटैक है, उसके आप देखें कि कुछ वजूहात उसकी मिलती हैं हमें। जो उसकी वजूहात मिलती हैं सबसे मतलब वो है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, प्रपोज़ल, रिजेक्शन ऑफ प्रपोज़ल फॉर मैरिज एंड डिमांड फॉर डॉरी। ये कुछ मतलब एज़ पर द सर्वे फ्रॉम ASF, एसिड सर्वाइवर फाउंडेशंस का जो सर्वे है, वो ये बताता है कि ये चंद वजूहात हैं जिनकी बिना पर मोस्टली एसिड अटैक के केसेस आते हैं। अच्छा, सिर्फ 2013 के अंदर पाकिस्तान में 143 केसेस एसिड अटैक के रिपोर्ट किए गए थे। एक बड़ा नंबर है 143। अच्छा, इसमें आप ये देखें कि ज़्यादातर जो केसेस हैं, इसके अलावा बहुत सारे केसेस तो अनरिपोर्टेड चले जाते हैं, क्योंकि ये हो गया सेक्सुअल हरासमेंट, रेप का केस हो गया। लोगों को ये लगता है कि मतलब अगर मीडिया में चले गए, अगर कुछ ऐसा हो गया तो मतलब हमें प्रॉब्लम होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट फैमिली कोर्ट्स जो हैं वो काफ़ी सफ़र करवाते हैं लोगों को, तो फिर इस वजह से लोग ज़्यादा चुप रहना पसंद करते हैं इस सब पे। तो इसका मतलब ये है कि 143 तो रिपोर्टेड थे, इसके अलावा जो अनरिपोर्टेड थे देयर वर मेनी। तो ये जो मूवी बनाई गई थी सेविंग फेस, ये एक लड़की की स्टोरी थी जिसके ऊपर डॉरी की वजह से एसिड अटैक किया गया था, और किस तरीके से वो सर्वाइवर हुआ। एसिड अटैक करना, इससे जो काजेज़ हैं वो तो मतलब एक तो इंस्टेंट डेथ है। अगर एसिड किसी के ऊपर फेंका जाए तो एकदम से उसकी मौत भी वाक़या हो सकती है। और पाकिस्तान में क्या बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, कोलंबिया हो गया, यहाँ पे एसिड अटैक के केसेस काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये देखने में आया है कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे एसिड ईज़िली अवेलेबल है। कॉटन इंडस्ट्री में एसिड यूज़ होता है। इसके अलावा इवन वॉशरूम धोने से लेकर किसी भी काम के लिए, अगर इवन आप भी अभी जाएँ अपनी किराना शॉप पे या नियर बाय किसी भी स्टोर पे, आप उससे कहें कि मुझे एक एसिड की बॉटल चाहिए, तो आपको बहुत सस्ती में ₹100 में एसिड की बॉटल मिल जाएगी।
तो सबसे पहले तो बात ये है कि इसकी सेल पे पाबंदी होनी चाहिए लीगली। नंबर 2, अच्छा, पाबंदी होने के बावजूद क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं होता तो फिर ये बिकता रहता है और कोई भी इसको बंदा ख़रीद लेता है और फिर जहाँ कहीं किसी की थोड़ी बहुत भी अना के ऊपर बात आई तो बस उठाया एसिड और फेंक दिया, और उससे अगर बंदा बच भी जाए तो सीवियर बर्न्स आते हैं, मेजर डिसफिगरमेंट होती है। आपने अगर एसिड अटैक्स वाले सर्वाइवर्स देखे हों तो चेहरा बिगड़ जाता है। उसके अलावा साइकोलॉजिकल बहुत सारे इशू आ जाते हैं, स्कारिंग होती है, इवन ब्लाइंडनेस। देयर आर मेनी केसेस जिसके अंदर ब्लाइंडनेस हो गई लोगों को, मतलब आँख के ऊपर गिरा और आँख ज़ाया हो गई। तो ये मल्टीपल केसेस हैं। अच्छा, इसके बाद जो इस तरह के केसेस होते हैं उसके अंदर बाज़-औक़ात हस्बैंड कर देता है या इन-लॉज़ में कोई कर देते हैं, तो जब अगर केस चलता भी है तो डिसएडवांटेज ये होता है कि माफ़ कर दिया जाता है क्राइम कमिट करने वाले को। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है कि जो 2012 में आई, और कहीं न कहीं इंस्पिरेशन भी थी बहुत सारे लोगों के लिए कि वो इसके अगेंस्ट काम करें, और इसके अगेंस्ट काम किया गया और लॉ के अंदर अमेंडमेंट भी लाई गई। अच्छा जी, सीन क्या हुआ था? सीन ये हुआ था कि खर साहब, जो मुस्तफ़ा खर के बेटे हैं, बिलाल खर, उनकी वाइफ थी फ़ाखरा यूनुस। शी वाज़ अ डांसर इन कराची, एंड व्हेन शी वाज़ स्लीपिंग एट हर मदर्स हाउस, इन दैट एट दैट टाइम उसके ऊपर एसिड अटैक किया गया। सिवियरली बर्न हो गई थी वो। उसके बाद उन्हें असाइलम सीक किया इटली के अंदर। इस सब में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने उनका काफ़ी साथ दिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी साथ दिया। इसमें उनका सर्जरीज़ करवाई गई और सब कुछ हुआ। बट आपको बीइंग ए विमेन, आपकी सोसाइटी आपको इतना सपोर्ट नहीं करती और आपके ऊपर नुक्स ज़्यादा निकाले जाते हैं, और इन सब इश्यूज़ की वजह से जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो बहुत बुरी तरीके से सफ़र होती है। डिप्रेशन का पेशेंट बहुत बंदा बन जाता है घर के अंदर रह रह के। एक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, उनके ऊपर जब आप पूरे नहीं उतरते, आप खुद को शीशे में देखते हैं, आपको अपना पास्ट याद आता है, तो वो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। सो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इटली में असाइलम भी सीख किया, वो वहाँ चली भी गई, लेकिन शी वाज़ वेरी डिप्रेस्ड। जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर कि उन्होंने 2012 के अंदर सुसाइड कमिट कर लिया। अच्छा, बिकॉज़ इट वाज़ अ वेल नोन केस, खर की फैमिली के साथ अटैच था। बाद में जब कोर्ट केस चला तो ऑब्वियसली पॉलिटिकली दे वर सो स्ट्रॉन्ग कि इस केस को आगे नहीं लेके जाया गया, ये वहीं ख़त्म हो गया। और खर की फैमिली ने सिंपली ये कह दिया कि दे weren't इन्वॉल्व इन द केस, और बस बात आई गई हो गई। अब ये तो वो केसेस थे। अब इसके अलावा कितने सारे ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर क्राइम कमिट हुआ है, रिपोर्ट भी हुआ है, बट उसके बावजूद उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं की गई। अच्छा, बांग्लादेश के अंदर और पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर लॉ अमेंडमेंट्स भी की गई। इवन 2011 के अंदर जो कैंपेन चलाई गई, कैंपेन ये थी कि हम फांसी की सज़ा चाहते हैं उस शख्स के लिए जो किसी के ऊपर एसिड अटैक करेगा। बट फांसी की सज़ा तो नहीं हुई, लेकिन 14 साल की इम्प्रिजनमेंट पाकिस्तानी लॉ के अंडर, और 1 मिलियन का फ़ाइन, एटलीस्ट मिनिमम फ़ाइन ऑफ 1 मिलियन, वो आपकी एक्ट के अंदर शामिल कर दिया गया। अच्छा, जो बांग्लादेश के अंदर एक इम्प्रेसिव चीज़ है, मैं इसको स्टडी कर रही थी तो आई गेट टू नो कि वहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्राइब्यूनल बना दिया है जिसका नाम उन्होंने रखा है एसिड क्राइम कंट्रोल ट्राइब्यूनल। अब इसमें क्या होता है कि अगर कहीं भी कोई भी केस है एसिड से रिलेटेड, वो उसके अंदर कोई फ्लॉज़ आ रहे हैं या वो विक्टिमाइजेशन हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ट्राइब्यूनल है जो कि उन पुलिस वालों के ख़िलाफ़, उन पुलिस ऑफ़िसर्स के ख़िलाफ़, उन अथॉरिटी वाले लोगों के ख़िलाफ़ जो एक केस की रिपोर्टिंग में इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है विक्टिम। तो इट वाज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग जो पाकिस्तान में नहीं है, और इट कैन बी रिकमेंडेड कि ये चीज़ पाकिस्तान में करनी चाहिए ऐड, क्योंकि एफआईआर लेट होती है, मेडिकल हो नहीं पाता, या कुछ इस तरह के इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से केस जो है शुरू से ही बहुत वीक रहता है। हमने ये बात मुख्तारा माई के केस में भी डिस्कस की थी कि क्योंकि केस जो है वो उनका भी वीक था,
एफआईआर लेट हुई, मेडिकल उनका हो ना सका, इसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो रही। अच्छा, ये तो थी सेविंग फेस। अच्छा, अब इसमें अगर आप वो क्रिटिसिज्म करेंगे जो पहले कंपेन भी चली थी कि पता नहीं पैसे दिए पैसे लिए। अच्छा, हमने इसको सिर्फ सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, और सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिक्लेयर्ड फैक्ट्स जो हैं उनको कवर कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई मिथ है, कोई फॉल्स फ्लैग बात है, कोई हवा में उड़ाई हुई बात है, तो हम उसको तो नहीं, जो हमारे पास फैक्ट है, क्योंकि पेपर में आप फैक्ट लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, दूसरा जो था, अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार कोटेशन है एंड बड़ी इजी है। ठीक है। जब शमीद उबैद शनॉय को पहला 2012 में ऑस्कर अवार्ड मिला उनकी डॉक्यूमेंट्री सेविंग फेस पे, तो उन्होंने कहा, इट डजेंट मैटर हु यू आर एंड वेयर यू कम फ्रॉम, इफ़ यू पुट क्वालिटी वर्क आउट देयर इट विल बी अप्रिशिएटेड। आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, इट डजेंट मैटर, बट अगर आपका काम क्वालिटी वाला है तो इसको अप्रिशिएट किया जाएगा। अच्छा, जो इसकी दूसरी डॉक्यूमेंट्री है जिसको ऑस्कर मिला, ये पाकिस्तान की वाहिद ऐसी लेडी हैं जिनको डबल ऑस्कर दिया गया था। 2014 में इनकी फिल्म डॉक्यूमेंट्री इन्होंने बनाई द गर्ल इन द रिबन में। ठीक है, स्टोरी है एक लड़की की जिसको ऑनर किलिंग किया गया, यानी कि जिसकी फेस पे बुलेट फायर किया और फिर उसको दरिया में फेंक दिया, और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो लड़की बच गई, और उसके ऊपर ये बनाई गई ऑनर किलिंग के हिसाब से। अच्छा जी, ऑनर किलिंग का सिलसिला पाकिस्तान में अभी से नहीं है, बहुत पहले से इसकी हिस्ट्री हम देखते आते हैं कि इज़्ज़त के नाम पे, हुर्मत के नाम पे, एक टाइम पे तो ऐसे केसेस को पुलिस केस भी नहीं बनाया जाता था कि जब हुर्मत के नाम पे औरतों का कत्ल किया जाता था। तो इसके ऊपर जो सबसे ट्रेजिक बात है वो ये है कि एक साल के अंदर जो रजिस्टर्ड केसेस हैं ऑनर किलिंग के, सिर्फ पाकिस्तान में वो 1000 है। ज़्यादातर का ताल्लुक हमारे साउदर्न पंजाब से और नॉर्दर्न सिंध से है, जो फिर हम अंदरून सिंध के केसेस भी ले आते हैं। अच्छा, अब इसमें भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, हज़ार केसेस हुए हैं जो रिपोर्ट होते हैं हर साल, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कभी रिपोर्ट ही नहीं हुए, कि वो गोठों के अंदर, किसी गांव के अंदर कोई लड़की का कत्ल हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। अच्छा, पहले तो जी लड़कियों को हैज़ा हो जाता था, वो गंदम में रखने वाली गोलियां खा लेती थी, और पता चलता था जी पप्पी के घर गई और वहीं से शादी हो गई और पता नहीं लड़की किधर गई। अच्छा, ये ऑनर किलिंग के केसेस हैं। अब जो जिस लड़की के ऊपर ये मूवी बनाई गई, अ गर्ल इन द रिवर, वो वो लड़की, उन्होंने अपनी वालदैन की मर्ज़ी के बगैर शादी की थी, निकाह किया था। एज़ पर इस्लाम, एज़ पर स्टेट निकाह किया था, लेकिन वालदैन की मर्ज़ी शामिल नहीं थी। तो फेस के ऊपर बुलेट फायर किया गया, और उसके बाद पानी में फेंक दिया गया। तो ऑनर किलिंग का जो केस है वो पाकिस्तान में कोई नया नहीं है। अच्छा, एक बड़ा रिनोन केस है ऑनर किलिंग का, कंदील बलोच का, भाई ने कत्ल किया था। अच्छा, इसके बाद जो पाकिस्तान में एक अच्छा इनिशिएशन हुआ था, मैं एक पॉइंट ऐड करती चलूँ, एसिड किलिंग को लेके, एसिड थ्रोइंग को लेके, उसमें भी ये था कि एसिड अटैक्स को क्राइम अगेंस्ट स्टेट करार दे दिया गया था 2012 में, क्राइम अगेंस्ट स्टेट 2012 के अंदर एसिड अटैक्स को। अच्छा, क्राइम अगेंस्ट स्टेट का फ़ायदा क्या है कि कोई भी क्राइम है, अगर उसके पेरेंट्स रिपोर्ट नहीं करते तो एक पुलिस ऑफिसर इवन कि स्टेट सिटीजन के बिहाफ पे वो केस लड़ सकती है, यानी कि ये क्राइम अगेंस्ट द स्टेट कमिट हुआ है। अब ये जो प्रॉब्लम आई, जो आपका ये केस आया कंदील बलोच का, इसमें भी भाई ने हुर्मत की वजह से, इज़्ज़त की वजह से अपनी बहन का कत्ल कर दिया गया। इनिशियली उस टाइम पे मामला बड़ा गर्म था, पेरेंट्स लाइमलाइट में थे और सब कुछ था। तो ये फ़ैसला किया गया कि वो अपने बेटे को माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन करंटली अभी जो न्यूज़ आ रही है और जैसे केसेस चल रहे हैं, दे आर प्रो इनटू दैट, और वो नहीं चाहते कि उनका बेटा मर जाए, और बेटी तो मर गई है, अब उसने मरना ही था, तो इस वजह से इसके अगेंस्ट है। तो इट इज़ ऑल अबाउट इज़्ज़त। ठीक है? अब यहाँ पे अगर एथिकली देखा जाए तो इज़्ज़त की एसोसिएशन आप विमेन के साथ ही क्यों कर सकते हैं? वाई वाई योर रिस्पेक्ट इज़ एसोसिएटेड विद द विमेन ऑफ योर हाउस। तो जब ये इस इनको ऑस्कर दिया गया इस डॉक्यूमेंट्री पे, उस टाइम नवाज शरीफ की हुकूमत थी,
और उस पे नवाज़ शरीफ का जो कमेंट था वो था, एंडिंग द ट्रेडिशन ऑफ ऑनर किलिंग, बीइंग एबल टू बी गिवन बाय रिलेटिव्स, बी फॉरगिवन बाय द रिलेटिव्स। अच्छा, एंडिंग द ट्रेडिशन ऑफ ऑनर किलर्स, बीइंग एबल टू बी फॉरगिवन बाय रिलेटिव्स। अच्छा, किसी भी किस्म का ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, उनका कमेंट था कि कोई भी शख्स अगर अपने रिश्तेदार को माफ़ करेगा जिसने ऑनर किलिंग की होगी, तो ये अब अलाउ नहीं किया जाएगा। इस पर शमीन उबैद चुनाव बहुत खुश थी, क्योंकि ये उनकी एक्टिविटीज़ थी जिसकी वजह से पाकिस्तान में ना तो सिर्फ अवेयरनेस आ रही थी, लोगों की आवाज़ बुलंद हो रही थी और इसके अगेंस्ट बात की जा रही थी। अच्छा जी, अब हमने ये केसेस तो डिस्कस किए। अब आप ये देखें कि बात करना चीज़ों के बारे में क्यों ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि मतलब फलाना मार्च हो गया या लोग बाहर निकल आए, कोई रैली कर दी, रैली से क्या होगा? देखिए, अवेयरनेस डज़ प्ले अ रोल। इसका अपना एक रोल है जो वो के प्ले करती है, किस चीज़ के अंदर, चीज़ को आम करने में। अब ज़ैनब का केस हुआ, ज़ैनब का जो चाइल्ड रेप केस था। इसके बावजूद हम देखते हैं कश्मीर वाली बच्ची का केस, आए दिन आप अगर न्यूज़ को फ़ॉलो करें तो आपको हर दूसरे दिन कोई ना कोई ट्रेजिक न्यूज़ ऐसी सुनने को मिलेगी। अच्छा, कितने इसमें भी कितने केस रिपोर्टेड हैं, कितने अनरिपोर्टेड हैं। अब ये क्यों हो रहा है? क्या मुल्क में लॉ की कमी है? लॉ तो इसके अगेंस्ट बना है ना कि अब क्रिमिनल को तो सज़ा मिलेगी। अब एक बंदा पकड़ा गया है तो फिर आपको सज़ा मिलेगी। मसला ये है कि सज़ा को आम नहीं किया जा रहा। सज़ा को आम किया जाए, बात को आम किया जाए, लोगों को पता हो कि ऑनर किलिंग करेंगे तो सज़ा मिलेगी, एसिड अटैक करेंगे तो सज़ा मिलेगी, फिर ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, लेट्स कम टू द क्वेश्चन जो कि 2018 में आया था सीएसएस के एग्ज़ाम में और 2020 में आया था। सवाल था, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर कम्बैटिंग द मेन्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के क्या, तो उसमें आप ऑनर किलिंग एंड डोमेस्टिक वायलेंस का बता सकते हैं, जितनी इनिशिएशंस हुई, कि किस किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके अगेंस्ट लॉज बनाए। उसके बाद डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ 2 ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्रीज बाय शमीन उबैद। अब इसमें उसने सवाल पूछे, आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट बनाएं, उसके बाद बैकग्राउंड दें कि एसिड अटैक का क्या पूरा बैकग्राउंड था, डिस्कस किया हमने, और ऑनर किलिंग इसको किस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। और रिलेट करके मेरा ख़्याल में ये लेक्चर काफ़ी था इस सवाल को जस्टिफ़ाई करने के लिए। आप पेपर पेन लेके बैठा करें, चीज़ों को नोट डाउन किया करें और इसको करने की कोशिश करें। होपफुली वी वुड गेट बैक टू यू विद अदर लेक्चर्स एज़ वेल। अपनी रीडिंग हैबिट को स्ट्रॉन्ग बनाएं और छोटी-छोटी किताबें पढ़ने की कोशिश किया करें। मैंने ये पीछे रखी है, खुशवंत सिंह की किताब है, काफ़ी अच्छी है, आज़ादी के नाम से। खुशवंत सिंह का बड़ा अच्छा ग्रिप है। मेरा ख़्याल में कि जो ऑथर की राइटिंग स्टाइल होता है ना, वो अगर किसी ऑथर का अच्छा राइटिंग स्टाइल है ना, तो वो अडैप्ट कर लेता है राइटर को, पढ़ने में मज़ा आता है चीज़ों को। अगर आप किसी बहुत डिफ़िकल्ट राइटर की बुक पढ़ लें तो आप 1-2 पेजेस पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा-सा अगर देखा करें कि कोई आसान अच्छी चीज़ लिख रहा है, आसान अच्छे अल्फाज में लिख रहा है और एक बड़ी बात को ईज़िली बता रहा है, जैसे कि ओशो हो गए, खुशवंत सिंह हो गए, इस तरह के लोग हैं। फ़िलॉसफ़ी में आपका अगर इंटरेस्ट है तो इट्स अ वेरी गुड बुक। तो आप कंटेम्प्रेरी अफ़ेयर्स, पाकिस्तान इंडिया पार्टीशन, उससे रिलेटेड वुमेन इशू, वुमेन सेक्सुअलिटी, उस पे काफ़ी ज़्यादा काम है, तो इस चीज़ को कवर करें। Thank you for watching the video and please subscribe and share if you like that.